हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं? चलिए आज हम बात करने वाले हैं वृक्काणु की संरचना। इसके पहले हमने उत्सर्जन तंत्र में मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि पढ़ लिया था। अब वृक्क में जो पाए जाते हैं छोटे छोटे संरचनाएं जिसे वृक्काणु जिन्हें कहते हैं, ठीक, उनके बारे में हम बात करेंगे कि वृक्काणु होते क्या है, उनकी क्रियाविधि कैसे होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वृक्काणु यह वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक। जैसे हमारे मानव शरीर की पूरी सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन है? कोशिका। तो वैसे ही यह वृक्क की यानी किडनी की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है वृक्काणु, ठीक। हमारे शरीर में या फिर हमारे किडनी में बात करें, वृक्क में बात करें तो असंख्य मात्रा में, यानी एक तरह से एक वृक्क में लगभग लाखों जो होते हैं वृक्काणु पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ये सब क्या करते हैं? रक्त को छानने का कार्य करते हैं। इसको इसके बारे में पढ़ने से पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके बारे में समझेंगे, इसके एक एक पार्ट्स को। देखिए, यह चित्र ऐसे बनाएंगे। यह है केशिका गुच्छ। क्या है? केशिका गुच्छ। उसके बाद यहाँ से एक संरचना ऐसे बनी होती है जिसका नाम होता है बोमेन संपुट। क्या नाम होता है? बोमेन संपुट, ठीक। यह जो है आपकी धमनी है। क्या है? वृक्क धमनी, वृक्क धमनी, ठीक। उसके बाद ये जो है आपकी ये कुंडली नुमा संरचना जो है अंदर, ठीक। यह क्या है? आपकी केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ कुंडली नुमा संरचना होती है। इसी में क्या होता है? जो आपके रक्त का छानने का कार्य होता है, ठीक। अब देखिए, ये जो संरचना है यहाँ पर, इसे कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। उसके बाद यहाँ से यह संरचना ऐसे कुंडलित नुमा होती है। कुंडलित नुमा संरचना यह देखिए यहाँ नीचे ऐसे आएगी, फिर इसके बाद नीचे से फिर ये ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ यहाँ पर जाने के बाद फिर से यह कुंडली नुमा हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद यहाँ से यह एक नली में जुड़ी रहती है, जिस नली का नाम होता है संग्राहक नली। क्या नाम होता है? संग्राहक नली। इसमें से ऐसी छोटी छोटी नलिकाएं भी निकली रहती हैं। देखिए, उसके बाद जो ये वाला भाग है, यह क्या है अभी बताते हैं इसका नाम। यह ऐसे लिपटा रहता है इससे। देखिए,
यहाँ से नीचे से ऐसे ही नलिका आती है। देखिए इसको ऐसे नलिका खुल जाती है। ठीक, या फिर हम ऐसे इसको बना सकते हैं। अभी बनाइएगा मत, पूरा बन जाएगा तब बनाइएगा। देखिए ये नलिका यहीं से मान के चलिए खुल गई। उसके बाद यहाँ पर ऐसे होल्स का आकृति होती है। लिपटी होती है पूरा। इसे कहते हैं ब्रिक सिरा की शाखा। ठीक, अब देखिए यहाँ से जब रक्त छनता है, कहाँ से? ब्रिक धमनी से आता है कोशिका गुच्छ में या केशिका गुच्छ में। केशिका गुच्छ में आने के बाद यहाँ पर रक्त छनेगा। रक्त छनने के बाद शुद्ध रक्त जो है इधर चला जाएगा, और जो रक्त छनने के बाद बाकी जो पदार्थ रहेंगे, ठीक, अन्य पदार्थ वो इसमें चले जाएंगे। शुद्ध रक्त इधर आ जाएगा, रक्त जो रहेगा पूरा इधर चला आएगा, और बाकी पदार्थ इसके इधर चले जाते हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थ भी रहते हैं, इसमें कुछ आवश्यक पदार्थ भी रहते हैं, जैसे आपके लौड़ हो गए, खनिज लौड़ हो गए, वहाँ भी रहते हैं। तो इसमें आ जाते हैं बोमेन संपुट में। यहाँ से आगे जाते हैं इसकी उपनुमा संरचना में। इसकी उपनुमा संरचना से होते हुए यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद जब इसमें आते हैं तो यह जो संरचना है लिपटी हुई है, यह क्या करती है कि इस अपशिष्ट पदार्थ में कुछ ऐसे पदार्थ रहते हैं जो आवश्यक होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल हो गया, ठीक, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो यह जो नलिका मुड़ी हुई है पूरी, तो यह क्या करती है, इस नलिका में से जो यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ जा रहा है, इसमें जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल हो गए, कुछ खनिज लवण हो गए, ठीक, खनिज लवण मतलब कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो, वो उनको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, और उसके बाद इन्हें अवशोषित करके इस मार्ग से क्या करती है, बाहर निकाल देती है। बाहर निकालने के मतलब यहाँ से शुद्ध रक्त निकलता है। कैसा रक्त? शुद्ध रक्त शरीर के लिए जाता है, शरीर में, ठीक। यानी यहाँ से रक्त जब छना, वृक्क धमनी से आया रक्त, कौन सा, कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त, ठीक। कहाँ आया? केशिका गुच्छ में। केशिका गुच्छ में आने के बाद रक्त छना, और यहाँ पर रक्त चला गया, मतलब कि शुद्ध रक्त इधर आ गया। शुद्ध रक्त इस नलिका से इधर आ गया, कहाँ से? शरीर से बाहर जाने के लिए, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ थे, जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ थे, जो आगे चलकर मूत्र का निर्माण करेंगे वो, और उसके बाद कुछ उसमें आवश्यक पदार्थ भी चले जाते हैं साथ में, ठीक। पूरी तरह से क्षमता नहीं है तो कुछ आवश्यक पदार्थ भी चले जाते हैं, तो उनका अवशोषण यहाँ पर होता है। इसमें जल भी रहता है, ठीक। यहाँ पर आते हैं तो कुछ पदार्थों का अवशोषण यहाँ पर होता है इन नलिकाओं में। उसके बाद कुछ पदार्थों का अवशोषण इस नलिका द्वारा किया जाता है, जो पूरी कुंडली नुमा नलिका है, यहाँ से जब गुजरते हैं तो इसके द्वारा अवशोषण किया जाता है, ठीक। तो देखिए इसका कार्य सिंपल है, यहाँ से अशुद्ध रक्त और कुछ आवश्यक पदार्थ चले जाएंगे जो मूत्र का निर्माण आगे करेंगे, और आवश्यक पदार्थ इसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। और शुद्ध रक्त कहाँ से? वृक्क शिरा की शाखा से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक। और यहाँ से भी आवश्यक पदार्थ जो होते हैं उनको लेकर शरीर से बाहर निकलने का मतलब शरीर से बाहर नहीं, इस वृक्काणु से बाहर निकल कर कहाँ चला जाता है? हमारे हृदय की तरफ, ठीक। शरीर से बाहर नहीं निकलता। उसके बाद यहाँ से जो अवशिष्ट पदार्थ है, इसमें से अवशोषित कर लिए जाते हैं कुछ आवश्यक पदार्थ,
और ये अपशिष्ट पदार्थ कहाँ चला जाता है? संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका में चला जाने के बाद यह मूत्राशय में चला जाता है, फिर वहाँ से यह क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। कौन? मूत्र। ठीक, लेकिन शुद्ध रक्त शरीर में चला जाता है। इसे क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका। क्या नाम देते हैं? संग्राहक नलिका। संग्राहक मतलब संग्रहण करने वाली नलिका। देखिए इसका, इसे कहते हैं कीपनुमा आकृति या कीपनुमा आकृति बोल दीजिए, या फिर नलिकाकार भाग। क्या बोल दीजिए? नलिकाकार भाग। नलिकाकार भाग। अब देखिए ये नलिकाकार भाग है। ये नलिकाकार भाग जो है यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, अब देखिए यह नलिकाकार भाग जो है यह यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन यह 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक, अब देखिए इनके नाम क्या क्या होते हैं। ये जो इधर की नलिका है यहाँ पर पास में जो है, इसे कहते हैं समीपस्थ। क्या कहते हैं? ऊपर नहीं दिखेगा, देखिए इसे कहते हैं समीपस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ या निकटस्थ, निकट कुंडलित नलिका। कुंडलित मतलब कुंडली नुमा, इसी का नाम है। नलिकाकार भाग जो है यही, ये नलिकाकार भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन यह 3 भागों में बटा होता है। पहला यहाँ से यहाँ तक का जो होता है क्या कहलाता है? निकटस्थ कुंडलित नलिका। ठीक, और उसके बाद ये वाला जो भाग होता है यहाँ अंतिम का, ये भाग कहलाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। देखिए दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद यह जो आकृति है यहाँ से नीचे से आई है। ठीक, यह आकृति क्या होती है? इसे आकृति कहते हैं, देखिए यहाँ पर नाम नीचे लिख रहे हैं, इसे कहते हैं आरोही नलिका। ठीक, क्या कहते हैं? आरोही नलिका। इधर क्या होता है? अवरोही। क्या होता है? अवरोही, यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा है तो अवरोही नलिका। ये क्या है? अवरोही नलिका। और ये जो है ऊपर से कहाँ जा रहा है? मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है इधर का भाग, इसे कहते हैं आरोही नलिका। क्या कहते हैं? आरोही नलिका। और यह पूरा भाग जो कीपनुमा है, इसी को कहते हैं पूरा हेनले का रूप। क्या कहते हैं? हेनले का लूप। यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है? हेनले का लूप, जिसमें क्या क्या आती है? ये अवरोही नलिका और आरोही नलिका को मिलाकर क्या आता है नाम? हेनले का लूप। हेनले का लूप। लूप मतलब नलिका होती है। ठीक, या कुंडलित नुमा संरचना। देखिएगा फिर से, वृक्क धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त आता है, जिसमें अवशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। उनका क्षण, यहाँ पर रक्त क्षमता है। जिसके बाद यहाँ से क्या होता है? अशुद्ध रक्त, जिसमें जो आगे चलकर मूत्र का निर्माण करते हैं वह कहाँ चले जाते हैं? इस भूमि संपुट पे। भूमि संपुट से होते हुए नलिकाकार भाग में। उसके बाद यह नलिकाकार भाग में पहुँचने के बाद यहाँ पर इनका अवशोषण होता है। इसमें से अमीनो अम्ल और जल का अवशोषण कर लिया जाता है। फिर उसके बाद यह आगे जाते हैं कहाँ? अवरोही नलिका में। अवरोही नलिका से, जिसे हेनले का लूप कहते हैं, हेनले के लूप में 2 नलिका आ जाती है, एक अवरोही नलिका और एक आरोही नलिका। ठीक, और यहाँ पर जो था निकटस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद हेनले का लूप, जिसमें 2 भाग आते हैं, अवरोही नलिका और आरोही नलिका। फिर यहाँ से आरोही नलिका मतलब यह ऊपर की तरफ जाने लगता है तो इसे आरोही नलिका कहते हैं। तो ऊपर की तरफ जब जाएगा तो यहाँ कहाँ पूछेगा? दूरस्थ कुंडलित नलिका में। यहाँ भी अवशोषण का कार्य होता है। ठीक, यह कुंडली नुमा संरचना जो है अवशोषण करती रहती है।
इन पदार्थों का। फिर यहाँ अवशोषण का कार्य होने के बाद बचते हैं जितने भी पदार्थ वो अपशिष्ट होते हैं, जो आगे चलकर उसमें केवल ऐसे पदार्थ बचते हैं जो आगे चलकर क्या करते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, तो उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, संग्राहक नलिका में, और यह संग्राहक नलिका जुड़ी होती है मूत्राशय से। ठीक है, तो यह पूरा हुआ आपका ब्रिकाडू की कार्यविधि। और यहाँ से जो है आपका शुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, शरीर में। ठीक, तो चलिए इसको बना लीजिए, उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं इसके बारे में। चलिए हो गया, इसको लिख चुके हैं। अब हटाते हैं, अब इसके बारे में लिखना है। अब इसके बारे में क्रिया विधि लिखने से पहले इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। ब्रिकाडू, देखिए यह क्या होती है, यह वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एक वृक्क में असंख्य ब्रिकाडू पाए जाते हैं। ब्रिकाडू होते हैं। यह रक्त को छानने का कार्य करती है, छानने का कार्य करती है। यह वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एक वृक्क में असंख्य ब्रिकाडू होते हैं। यह रक्त को क्या करती है, छानने का कार्य करती है। ये पहला था। दूसरा क्या, दूसरा आएगा केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ यह कुंडलित नुमा संरचना होता है। कुंडलित नुमा संरचना होता है, संरचना होता है जिसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण होता है। एक तीसरा नंबर, अब देखिए तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, वोमेन संपुट। वोमेन संपुट, वोमेन संपुट क्या है, इसमें या फिर ऐसे लिखिए, केशिका गुच्छ से, केशिका गुच्छ से रक्त छानकर वोमेन संपुट में, वोमेन संपुट में जाता है। इसमें रक्त छानकर, ऐसा लिखिए, केशिका गुच्छ से रक्त छानकर शुद्ध रक्त वृक्क शिरा की शाखा द्वारा
हृदय में भेज दिया जाता है, हृदय में भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और अपशिष्ट अपशिष्ट या वर्ज्य तरल पदार्थ बोमेन संपुट में आ जाते हैं, बोमेन संपुट में आ जाते हैं, जिसमें कुछ आवश्यक पोषक तत्व जैसे एमिनो अम्ल कामा जल व लवण होते हैं, जल और लवण होते हैं। ठीक, इसको लिखिए। अमीनो अम्ल, जल, लवण कम और प्रोटीन भी लिख लीजिए, और प्रोटीन भी होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक, वृक्काणु या वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एक वृक्क में असंख्य वृक्काणु होते हैं, यह रक्त को छानने का कार्य करते हैं। कोशिकागुच्छ या केशिकागुच्छ क्या होता है? यह कुंडली नुमा संरचना होती है जिसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है। बोमेन संपुट क्या होता है? केशिकागुच्छ से रक्त छनकर कहाँ चला जाता है? जो आपकी वृक्क शिरा है उसके द्वारा मानव शरीर में या फिर हृदय में पंप भेज दिया जाता है, जहाँ से हृदय रक्त को क्या करता है? पूरे शरीर में पंप कर देता है। लेकिन इसके बाद जो वर्ज्य पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, जो तरल पदार्थ है, वो बोमेन संपुट में पहुंच जाते हैं, जिसमें से कुछ आवश्यक पदार्थ पोषक तत्व होते हैं, जैसे एमिनो अम्ल, जल, लवण और प्रोटीन। ठीक, अब देखिए इनका भी अवशोषण होगा आगे। तीसरा, चौथा नंबर, नलिकाकार भाग, नलिकाकार कुंडलित भाग, कुंडलित संरचना। इसमें तरल अपशिष्ट से आवश्यक पोषक तत्व और जल का अवशोषण किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और फिर हेनले लूप से होते हुए बचा अपशिष्ट पदार्थ संग्राहक नलिका में
चला संग्राहक नलिका में चला जाता है जो मूत्र का निर्माण करता है पाँचवा नंबर संग्राहक नलिका यहाँ मूत्र एकत्रित होता है और फिर कहाँ भेज दिया जाता है? मूत्राशय में भेज दिया जाता है और फिर मूत्राशय में भेज दिया जाता है। यह आपके सभी संरचनाओं के बारे में छोटी छोटी डिटेल में हो गई। ठीक, नलिकाकार भाग हो गया, हिनले का लूप, इसको लिखिए। देखिए, ठीक से दिख नहीं रहा होगा। नलिकाकार कुंडलित संरचना क्या होती है? इसमें तरल अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं पोषक तत्व और जल का अवशोषण किया जाता है और फिर हेनेले लूप से होते हुए बचा अपशिष्ट पदार्थ संग्राहक नलिका में चला जाता है। ठीक, जो मूत्र का निर्माण करता है। संग्राहक नलिका यहाँ मूत्र एकत्रित होता है और फिर मूत्राशय में भेज दिया जाता है। ठीक, ये पूरा लिखे यहाँ पर। अब देखते हैं वृक्काणु की क्रियाविधि। या संरचना के बारे में एक बताया गया। वृक्काणु की क्रियाविधि। वृक्काणु, इसी को नेफ्रॉन भी कहते हैं। नेफ्रॉन की क्रियाविधि यानी जो अभी तक आपने पढ़ा उसे बस लिख दीजिए एक तरह से, वही है क्रियाविधि उसकी। जैसे देखिए, इसमें लिखेंगे क्या पहले कि वृक्क धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त से यहाँ मतलब क्या है? यहाँ पर अशुद्ध रक्त मतलब कि CO2 नहीं, CO2 तो निकल जाता है फुफ्फुस में ही। यहाँ अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे पदार्थ होते हैं। ठीक, कहाँ आता है? केशिका गुच्छ में। केशिका गुच्छ में आता है जहाँ केशिका गुच्छ में आता है जहाँ इसका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होता
है और अपशिष्ट तरल बोमेन संपुट में भेज दिया जाता है बोमेन संपुट से होते हुए नलिकाकार भाग में इसमें से जल एमिनो अम्ल प्रोटीन और अन्य आवश्यक लवणों का पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है? पुनः अवशोषण होता है, जहाँ से बचा अपशिष्ट संग्राहक नलिका में चला जाता है और यही मूत्र का निर्माण करता है। अभी यही मूत्र चला जाता है और यही मूत्र एकत्रित होता है और फिर संग्राहक नलिका से मूत्राशय में भेज दिया जाता है। मूत्राशय में भेज दिया जाता है। ठीक, अब देखिए, संग्राहक नलिका से मूत्राशय में भेज दिया जाता है। उसके बाद बोमेन संपुट से जो देखिए अपशिष्ट पदार्थ था जो चला गया था इधर संग्राहक नलिका में, लेकिन बोमेन संपुट से के पहले जो आपका केशिका गुच्छ था वहाँ पर जो रक्त शुद्ध हुआ था, तो केशिका गुच्छ में से शुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है? वृक्क शिरा की शाखा में जाता है और वृक्क शिरा के कुंडलित भाग से अवशोषित पोषक तत्व और वृक्क शिरा के कुंडलित भाग से अवशोषित पोषक तत्व इस शुद्ध रक्त में मिलकर हृदय में चले जाते हैं, जहाँ हृदय से यह मानव शरीर के
पूरे भाग में पंप कर दिया जाता है, जाता है। या नीचे कर दिया जाता है, नहीं तो पंप कर दिया जाता है, ठीक, यही लिख दिया। देखिए एक बार फिर से पूरा क्रियाविधि देख लीजिए ब्रिकार्ड या नेफ्रॉन की। वृक्क धमनी द्वारा चित्र देखिए और उसके बाद इसको पढ़िए, समझिए, आ जाएगा समझिए। वृक्क धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, जिसमें यूरिया और यूरिक अम्ल होते हैं, केशिका गुच्छ में जहाँ इसका शुद्धिकरण होता है और अपशिष्ट पदार्थ, तरल अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो बोमेन संपुट में भेज दिया जाता है। बोमेन संपुट से यह होते हुए कहाँ चला जाता है, नलिकाकार भाग में। इस नलिकाकार भाग में, यानी नलिकाकार भाग में पूरा आ गया, जैसे आपका निकटस्थ जो नलिकाकार भाग था, उसके बाद दूरस्थ वाला, और फिर एनले का लूप सब आ गया इस नलिकाकार भाग में, ठीक। इसमें क्या होता है, जल, अमीनो अम्ल और प्रोटीन और अन्य आवश्यक लवणों का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। किसके द्वारा, यही जो वृक्क शिरा होता है, यही कुंडली नुमा होकर किसका अवशोषण करता है, जल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन और अन्य आवश्यक लवणों का, ठीक, पुनः अवशोषण होता है, जहाँ से बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ संग्राहक नलिका में चला जाता है। संग्राहक, और यही अपशिष्ट पदार्थ क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है, ठीक, या मूत्र कहलाता है, ऐसे बोल सकते हैं। और यही मूत्र एकत्रित होता है, मतलब संग्राहक नलिका में मूत्र एकत्रित होता है और फिर संग्राहक नलिका से या मूत्राशय में भेज दिया जाता है। कोशिका गुच्छ, यानी केशिका गुच्छ में से जो शुद्ध रक्त होता है, ठीक, केशिका गुच्छ में अशुद्ध रक्त तो बोमेन संपुट से चला गया था, वो आगे की प्रक्रिया आपने देखा। उसके बाद जो केशिका गुच्छ से बचा हुआ शुद्ध रक्त था, वो क्या होता है, वृक्क शिरा की शाखा में जाता है। और वृक्क शिरा की शाखा जो कुंडलित भाग से क्या करती है, वृक्क शिरा की शाखा जो कुंडलित होती है, कुंडलित भाग, उससे क्या करती है, जो अवशोषण करती है, आप ऊपर जो कुछ जल, अमीनो अम्ल और प्रोटीन और अन्य आवश्यक लवणों का अवशोषण करती है, वह क्या करती है, साथ में रक्त के मिला देती है। और रक्त में मिलने के बाद, यानी शुद्ध रक्त में मिलने के बाद आवश्यक पोषक तत्व जो थे शुद्ध रक्त में मिलकर कहाँ चले जाते हैं, हृदय में, और जहाँ से यह हृदय के द्वारा पूरे शरीर में पंपित कर दिए जाते हैं, ठीक। तो यह पूरा हुआ आपके ब्रिकार्डो की संरचना। इसको पढ़िएगा, चित्र को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा है आपका वाष्पोत्सर्जन, उसको खत्म करने के बाद हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।